प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। बीए पार्ट तृतीय के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास का जो महत्वपूर्ण विषय है राजपूतों की उत्पत्ति, उसी के बाकी हिस्से पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय के प्रथम चरण में हमने बात की राजपूतों की जो उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं, अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय और विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों की हमने यहाँ चर्चा की। अब शेष जो सिद्धांत हैं, जिनमें शेष सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में, और इसमें जो प्रमुख है वो है गुर्जरों के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। इतिहासकारों अथवा विद्वानों के एक वर्ग का यह मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से हुई है। इनका हुणों के साथ निकट संबंध था और यह जाति पश्चिमोत्तर भाग में फैली हुई थी। पुराणों में हुणों के साथ साथ गुर्जरों का भी विदेशियों के रूप में उल्लेख हुआ है, और इस मत के प्रतिपादन में डॉक्टर भंडारकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इसके अलावा जो राजौर अभिलेख है, उसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसी कारण से यह मत व्यक्त किया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी गुर्जरों से हुई, लेकिन गुर्जर भारत में हुणों के साथ आए, इसे स्वीकार करना नितांत अव्यावहारिक भी है और कठिन भी है, क्योंकि यदि ये दोनों जातियां भारत में साथ साथ आईं तो इनका साहित्य में उल्लेख भी साथ साथ ही होना चाहिए, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं है। हर्षचरित में हुणों एवं गुर्जरों का बाणभट्ट ने पृथक पृथक उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ हुणों के आक्रमणों का उल्लेख है, वहाँ भी गुर्जरों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। महाभारत के भीष्म पर्व में भी हुणों का उल्लेख है, लेकिन संपूर्ण महाकाव्यों में गुर्जरों का कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये स्पष्ट करती हैं कि गुर्जर और हूण एक नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है कि जहाँ छोटी छोटी अन्य जातियों का भी उल्लेख है, वहाँ गुर्जरों का नाम भी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में गुर्जर जाति बहुत कमज़ोर एवं महत्वहीन थी, यहाँ तक कि कुछ तो इसे हुणों के अधीन भी बताते हैं। उनका यह मानना है कि अनेक कठिनाइयों के चलते इस प्रकार की निर्बल और गौण जाति अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे बन सकती है। वेनसांग कहता है कि पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य गुर्जर राज्य है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि जहाँ वेनसांग गुर्जर नरेश के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करता है, वहीं वह हुणों के विषय में कुछ नहीं लिखता। यदि गुर्जर जैसी शक्तिशाली जाति बाहर से आई तो उसका इस क्षेत्र में सीमा पर किसी न किसी शासक के साथ अवश्य संघर्ष हुआ होता। इस संघर्ष का भी कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। वहीं यदि ये बाहर से आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए और किसान या पशुपालक के रूप में ही आए, तो इन्होंने पंजाब जैसी उपजाऊ भूमि छोड़कर राजस्थान को अपना कार्य क्षेत्र क्यों कर बनाया। इसके अलावा भारतीय समाज में किसी भी विदेशी जाति को
ब्राह्मण वर्ण में स्थान प्रदान नहीं किया गया है। या तो उन्हें शूद्र वर्ण में समाहित किया गया अथवा जो शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में आए उन्हें क्षत्रिय बना दिया गया। स्पष्ट है कि कहीं भी हूण ब्राह्मण का उल्लेख नहीं है, जबकि गुर्जर ब्राह्मण का वर्णन हमें राजस्थान के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के एरिया में दिखाई देता है। तो अगर गुर्जर विदेशी होते तो संभवतः यह संभव नहीं था। दधी माता मंदिर शिलालेख में गुर्जर देश का उल्लेख है। संभवतः यह जुजों का देश रहा होगा। स्पष्ट है कि जोजड़ी नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे वे परवर्ती काल में गुर्जर कहलाने लगे। इस प्रकार यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि गुर्जर लोग राजपूताने में और निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में निवास करते थे। डॉक्टर पुरी ने भी अपने अध्ययन में यही निष्कर्ष निकाला है कि राजपूताने में कहीं अन्य भारतीय कबीलों की तरह निवास करते थे ये गुर्जर, और बाद में इन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर एक साम्राज्य की स्थापना कर ली जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कहलाया। गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेख में इन्हें आर्यों की संतान बताया है। ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा है। राजशेखर ने अपने आश्रय दाता गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा है। स्पष्ट है कि गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे और भारतीय समाज के ही क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। लेकिन इस सारे विश्लेषण से ये बात निश्चित नहीं होती कि जो भारत के राजपूत हैं वो गुर्जर वंशीय हैं या गुर्जरों के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। विद्वान इस मत को लेकर भी एक मत नहीं है। फिर एक अन्य जो मत है वो है ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। बिजौलिया शिलालेख में वासुदेव चहमान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसी तरीके से ब्राह्मण राजशेखर का विवाह चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। सुंडा एवं आबू अभिलेखों में चौहानों की उत्पत्ति वत्स के द्वारा बताई गई है, और इसी प्रकार कायम खरासों में भी चौहानों को वत्स से उत्पन्न बताया है। इसमें यह भी उल्लेखित है कि वत्स जमदाग्नि गोत्र से संबंधित था। इसी प्रकार का उल्लेख गुहिल वंशी राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भी प्राप्त होता है। उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई बताई जाती है। डॉक्टर जीएन शर्मा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गुहिल वंशी राजपूतों को ब्राह्मण वंशी माना है। चाटसू अभिलेख में गुहिल भर्तृभट्ट को ब्रह्मक्षत्री कहा गया है, अर्थात ये पूर्व में ब्राह्मण थे और परवर्ती काल में क्षत्रिय बन गए। अरपुर अभिलेख से भी पूर्व काल में गुहिलों का ब्राह्मण सिद्ध होना बताया जाता है। इसी प्रकार कई अन्य राजपूत शासकों के अभिलेखों में द्विज, ब्रह्मक्षत्री, विप्र आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके द्वारा यह कहा जा सकता है कि जो राजपूत हैं वो ब्राह्मण वंशीय हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वान साक्ष्यों के सहारे ही इस मत का खंडन करते हैं कि राजपूत ब्राह्मण वंशीय थे। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर जीएच ओझा और सी वैद्य है। उनका मानना है कि द्विज, ब्रह्मक्षत्री एवं विप्र शब्दों का प्रयोग क्षत्रियों के लिए ही हुआ है। इसी प्रकार एक लिंग अभिलेख में गुहिल राजाओं को रघुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला कहा गया है, अर्थात
जो गुहिल शासक थे वो सूर्यवंशी थे। इसी प्रकार 1837 ईस्वी के जोधपुर अभिलेख में मंडोर के प्रतिहारों को ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी क्षत्रिय रानी भद्रा से उत्पन्न कहा गया है, लेकिन कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उसे रघुकुल तिलक कहा गया है तथा प्रतिहारों का संबंध क्षत्रिय वंशीय लक्ष्मण से स्थापित किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार क्षत्रिय लोग अपने अपने पुरोहितों का गोत्र भी धारण कर लेते थे। तो कई बार ये बात भी यह भ्रम उत्पन्न करती है कि राजपूत जो हैं वो ब्राह्मणों की संतति हैं या ब्राह्मणों की संतान है, क्योंकि भारत में यह परंपरा भी चलती आई है प्राचीन काल से ही कि कुछ लोग अपने पुरोहित, अपने जो ब्राह्मण थे, अपने पुरोहित का जो गोत्र है उसको भी धारण कर लेते थे। तो ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है राजपूतों की, उस को लेकर भी इतिहास जगत एक मत नहीं है। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण मत है वो है क्षत्रियों की संतान होना। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में शासन, संचालन एवं समाज की रक्षा का जो दायित्व है वो क्षत्रिय वर्ण के लोगों पर था। यह किंवदंती है। यह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग था तथा इसकी संख्या भी कोई कम नहीं थी। गुप्त साम्राज्य के उत्तरवर्ती काल में इस वर्ग के लोग सामंती व्यवस्था के अंतर्गत शासन संबंधी कार्यों से जुड़े रहे थे। हर्षवर्धन के काल में ये केंद्रीय शक्ति के रूप के पूरी तरीके से अधीन थे, लेकिन हर्ष के पश्चात ये अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों की भांति आचरण करने लगे। इस वर्ग में प्राचीन भारतीय जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ण के लोगों की संख्या अधिक थी और समाज के अन्य लोग भी जो इस वर्ण के कर्म अपनाकर क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले थे, उन्हें भी क्षत्रियत्व प्रदान किया गया। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य में भी कमी आना, राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होना आदि ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनके परिणाम से यह बात कही जा सकती है। आर्थिक दुरावस्था के कारण ही राजा ने अपने अपने अधिकारों का पारिश्रमिक के रूप में क्षेत्र विशेष की भूमि प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात भूमि प्राप्त क्षेत्र में इनको शांति व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व भी दे दिया गया। क्रमशः राजा की शक्तियां स्थानीय स्तर पर नियुक्त पदाधिकारी, जिन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सामंत कह सकते हैं, को हस्तांतरित होती चली गई और इनकी संख्या एवं श्रेणियां भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए सामान्य जन में राजा या स्थानीय राजा में भेद करने के लिए राजा और उसके निकटस्थ व्यक्ति का राजपुत्र के रूप में उल्लेख किया जाने लगा। यही राजपुत्र परवर्ती काल में राजपूत कहलाने लगा। इस प्रकार कुछ विद्वानों का यह मानना कि राजपूत भारतीय समाज में प्राचीन काल से विद्यमान क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने लगा। हालांकि इस मत को लेकर भी समस्त इतिहास जगत एक मत नहीं है। इसके अलावा जो एक अन्य सिद्धांत है वह है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक अनेक विदेशी जातियां भारत में प्रवेश करती हैं, जिनमें प्रमुख शक, कुषाण, पहलव, हूण आदि थे। ये युद्धप्रिय जातियां थीं।
ये योद्धाओं की तरह भारत में आईं और देश के विभिन्न भागों में बस गईं। इन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में विलीनीकरण हो गया। ये सामान्यतया युद्धप्रिय थी और वीर या शौर्य कर्म करने में इनकी रुचि थी। इन यहाँ के जो समाज के जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने इन जातियों को, विदेशी जातियों को क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित या समाहित कर लिया। जी.एन. शर्मा के अनुसार इन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में विलीनीकरण हुआ। उसमें से कुछ क्षत्रियों में विलीन हो गई। इस तरह क्षत्रियत्व प्राप्त होने के पश्चात इनमें परस्पर वैवाहिक संबंधों की भी स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंध राजनीतिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बन गए, लेकिन ये वैवाहिक संबंध अधिकांशतः उन्हीं कुलों के बीच होते थे जो क्षत्रियत्व प्राप्त कर चुके थे। इसके अतिरिक्त ये वैवाहिक संबंध सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी किए जाते थे। 6वीं शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में हुणों ने पर्याप्त शक्ति का अर्जन कर लिया था। अब 6वीं शताब्दी से भी पूर्व अगर हम बात करते हैं 2री, 3री, 4थी शताब्दी की, तो उस समय हुणों ने पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों पर को आक्रांत कर दिया था। इसीलिए गुहिल शासक अल्लट का विवाह हुण कन्या हरिया देवी के साथ संपन्न हुआ होगा। यही नहीं, यहाँ के भारतीय समाज में भी यह प्रक्रिया चली थी। जैसे 1837 ईस्वी में के जोधपुर अभिलेख में ब्राह्मण हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां से उत्पन्न संतानों के विषय में विवरण मिलता है कि ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण थी तथा द्वितीय क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय। लेकिन 1861 ईस्वी में घटियाला शिलालेख में हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी का उल्लेख ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो वर्णन है वो ये बताते हैं कि संक्रमण काल में क्षत्रियत्व प्राप्त होने की प्रक्रिया भी एक प्रचलित थी। परवर्ती काल में इन्हीं के वंशज जो हैं वो राजपूत कहलाने लगे। इस प्रकार राजपूतों की जाति की उत्पत्ति के विषय में जो सामाजिक प्रक्रिया है उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल भारतीय समाज के इतिहास में भारी उथल पुथल का काल रहा है। इस दौरान अनेक जातियां अपने अपने गुण कर्मों के आधार पर उत्कर्ष तथा अपकर्ष की तरफ गई या उत्कर्ष और अपकर्ष को प्राप्त किया। और इस संक्रमण काल में भी योद्धाओं का एक बड़ा घटक भारतीय समाज के क्षत्रिय वर्ग का रहा। इसीलिए सर्वप्रथम इन विदेशी जातियों का प्रवेश क्षत्रिय वर्ण में ही हुआ। तो मूल्यांकन की जहाँ तक बात है, इस विषय के मूल्यांकन के विषय में निश्चित मत देना उचित प्रतीत नहीं होता। हम सामान्य तौर पर क्योंकि एकमतता का अभाव है, इसी कारण से सामान्य तौर पर आप लोगों के विवेक पर ही इस विषय को छोड़ना अधिक उचित प्रतीत होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यह निश्चित कहना किसी एक मत के विषय में विद्वानों का एक मत में नहीं होना यह दर्शाता है कि यह विषय आज तक एक विवादित विषय है और इसके बारे में जब तक इतिहास जगत एक मत नहीं होगा तब तक कोई एक सिद्धांत को निश्चित मानना अव्यावहारिक होगा। धन्यवाद।